हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज 15 अप्रैल है और आज का जो डेली न्यूज एनालिसिस है उसे हमने डिस्कस कर लिया है। उसी बेस पर जो एमसीक्यूज़ हम देखते हैं, मेंस के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको चर्चा करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो बात करता है किसके बारे में, बाकू टू बेलम रोड मैप के बारे में कि ये कि इसका जो विचार है कैसे आया है, क्या ये बेसिकली अगर आप देखो तो COP28 के बारे में यहाँ पे भी कि COP28 जो हुआ बाकू में अजरबैजान में, उसमें ये रोड मैप निकल के आया। तो देख लेते हैं पहले स्टेटमेंट जो बात कर रहा है, बाकू टू बेलम रोड मैप एक रणनीतिक दस्तावेज जिसका उद्देश्य अजरबैजान व ब्राज़ील के बीच नवीकरणीय ऊर्जा विकास के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका बेसिकली पर्पज यही आपको पता है कि UNFCCC के बारे में आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो 1992 में जो रियो अर्थ समिट हुआ था उसमें जो 3 कन्वेंशन निकल के आए थे, UNCBD बायोडाइवर्सिटी के लिए, UNCCD डिजर्टिफिकेशन के लिए और UNFCCC जलवायु परिवर्तन के लिए। तो जलवायु परिवर्तन के लिए UNFCCC निकल के आया था, जिसमें अलग अलग COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की बैठक होती है और उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा UPSC में कि क्योटो प्रोटोकॉल है जो 1997 में बात करता है, फिर पेरिस क्लाइमेट जो 2015 में है। तो उस तरह से अगर आप देखें जलवायु परिवर्तन संबंधी बात करता है, जहाँ पे आप देखेंगे ग्रीन हाउस गैस की इमिशंस को कम करना, और उसमें जो आप देखेंगे जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसका योगदान अहम हो जाता है, क्योंकि जो बायोफ्यूल से जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो कहीं ना कहीं कार्बन उत्पन्न करती है और उसको कम करने का प्रयास है। तो यहाँ पर ये जो योजना अजरबैजान ब्राज़ील के लिए है, लेकिन ये रोड मैप COP28 में तैयार नहीं हुआ था, तो ये जो स्टेटमेंट है गलत है। साथ ही साथ अगर आप देखें इस रोड मैप का मुख्य उद्देश्य टिकाऊ तेल गैस निष्कर्षण तकनीक को बढ़ावा देना, कार्बन कैप्चर पहलों को समर्थन करना यह नहीं है। इसका बेसिकली उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा का विकास करना। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 बात कर रहे हैं एक्सियोम मिशन AX4 के बारे में। यह एक पूर्णतः व्यावसायिक निजी रूप से वित्त पोषित मानव अंतरिक्ष मिशन था जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए था। तो आज हमने डिस्कस किया था जिसमें ये बात हुई थी कि ये बात तो उसमें से ये बात सही होती है कि ये ऑप्शन सही है। दूसरा अगर आप देखें इस मिशन का मुख्य उद्देश्य माइक्रो ग्रेविटी में वैज्ञानिक अनुसंधान तकनीकी प्रदर्शन करना था। जैसे एक्सियोम जो 4 का दल पूरी तरह से निजी नागरिकों से बना था जो विभिन्न देशों से थे। ठीक है। तो अगर आप देखें इसका जो B ऑप्शन है ये गलत है, इसके उद्देश्य नहीं था। बाकी जो पहला ऑप्शन है और जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही है। यहाँ पर अगर आप देखें इसमें अगर आप देखें इसका जो उद्देश्य था अनुसंधान नहीं बल्कि व्यावसायिक गतिविधियाँ थी। ठीक है। तो इस वजह से ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। दूसरे प्रश्न का दूसरा ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 3 बात कर रहा है बारंगल चपटा मिर्च की, जिसे हाल ही में भौगोलिक टैग मिला है। वो एक विशिष्ट विशेषता है किसकी? यह अत्यधिक तीखी होती है, भारत की सबसे तीखी मिर्चों में गिनी जाती है। तो ये कहाँ की है? कर्नाटका की है। ठीक है ना। फिर दूसरा अगर आप देखें GI टैग के बारे में देखें, WTO ट्रिप्स जो कन्वेंशन के परिणाम स्वरूप अगर आप देखेंगे कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो किसी क्षेत्र की लोकल होते हैं और वहीं के ओरिजिन उनका होता है उनको बेसिकली दिया जाता है। जैसे रसगुल्ला है पश्चिम बंगाल, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो GI टैग अलग अलग जगह मिले हैं। तो वहीं यहाँ पर ये बात कर रहा है वारंगल चपटा मिर्च, जिसे अत्यधिक तीखा होने के कारण यहाँ पर भारत के जो कर्नाटक का वारंगल है उसे दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 4 बात कर रहा है जहाज़ों में प्रदूषण की रोकथाम है तो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के बारे में। तो यहाँ पर जो इस ऑप्शन C है इसका सही है। यह 6 अनुबंध एनेक्सस में संरचित है जो अलग अलग प्रकार के प्रदूषण संबंधित है। तो जो अगर आप देखें मार्पोल कन्वेंशन है जो कहीं ना कहीं जो समुद्री सुरक्षा की बात करता है, उसमें जहाज़ों से प्रदूषण उसकी रोकथाम की भी बात करता है। और ये जो संधि है आप देखेंगे 1973 में से अपनाया गया था। तेल या कचरा सीवेज हानिकारक जो द्रव है वो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे ओशियन में मिलते हैं और ओशियन की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ओशियन में बहुत सारी जो हमारे जीव जंतु हैं वहाँ पे रहते हैं। इसलिए यहाँ पे ये वाला प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 बात कर रहा है गौरव, जो हाल ही में समाचार में था, इसके संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह DRDO द्वारा विकसित की गई एक लंबी दूरी ग्लाइड बम है। यह लड़ाकू विमानों के लिए डिजाइन की गई हल्की हथियार प्रणाली है। इसने परीक्षणों के दौरान उच्च सटीकता से निशाना साधने की क्षमता दिखाई है। ठीक है। तो इसका जो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। यहाँ पर अगर आप देखें जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर इसने परीक्षणों के दौरान उच्च सटीक निशाना साधने की क्षमता दिखाई, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। DRDO ने डेवलप की, ये बात सही है। और यह लड़ाकू विमान के लिए डिजाइन की हल्की हथियार प्रणाली, ये भी सही है। गौरव DRDO द्वारा विकसित एक लंबी दूरी की ग्लाइड बम है जो लड़ाकू विमानों के लिए बनाई गई है। उच्च सटीकता क्षमता प्रदर्शित की है, लेकिन यह एक हल्की हथियार प्रणाली के रूप में डिजाइन नहीं की गई है, इसलिए कथन 1 और 2 ही सही है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 अगर आप देखें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन क्या है? ये बेसिकली मेंस का जो प्रश्न है उसका है ना, कि जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन क्या है, इसके संचालन सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए।
भारत की जो वायु रक्षा क्षमता को सुदृढ़ करने में इसकी संभावना को मूल्यांकन कीजिए। तो अगर आप देखें यहाँ पर अब डिस्कस करें तो आप पाएंगे कि जो निर्देशित ऊर्जा हथियार है आधुनिक युद्ध प्रणाली का उभरता हुआ स्वरूप दिखाई देता है। अगर आप देखें जो पारंपरिक प्रक्षेप हथियार के स्थान पर यह केंद्रित ऊर्जा, लेजर, माइक्रोव, कणीय कणों का उपयोग करके लक्ष्य को निष्क्रिय कर सकता है। साथ ही साथ यह हथियार तीव्र गति से होता है, सटीक होता है, कम लागत के साथ भविष्य में जो ऊर्जा सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है। कि अगर आप देखें जो पुराने हथियार की तुलना में अगर आप देखें इसे सटीकता से लॉन्च किया जा सकता है। भारत की वायु रक्षा क्षमता में ये इसे बढ़ावा दे सकता है। इसके बारे में अगर आप देखें, इसकी परिभाषा अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि ड्यू एक ऐसे हथियार हैं जो उच्च ऊर्जा, लेजर, माइक्रोवेव, कणीय किरणों के माध्यम से शत्रु के लक्ष्य को क्षतिग्रस्त या नष्ट कर सकते हैं बिना किसी पारंपरिक प्रक्षेप के। फिर संचालन सिद्धांत के बारे में बात होती है कि लेजर जो हथियार है तीव्र प्रकाश ऊर्जा से लक्ष्य को अत्यधिक गर्म कर उसे क्षतिग्रस्त कर सकता है। माइक्रोवेव हथियार के बारे में बात करता है कि उच्च आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे शत्रु के इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को निष्क्रिय कर देती हैं। कणीय किरण हथियार की बात होती है यहाँ पर, है ना, जो इसका सिद्धांत इसमें अत्यधिक वेग से आवेशित कणों को लक्ष्य पर दागा जा सकता है। फिर इसके प्रमुख प्रकार यहाँ पर देखें, हाई एनर्जी लेजर है, दूसरा हाई पावर माइक्रोवेव्स है, पार्टिकल बीम्स वेपन है। अब अगर आप देखें भारत की वायु रक्षा क्षमता में इसकी क्या संभावना है, मिसाइल और वायु हमलों के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया देना। दूसरा अगर आप देखें लागत प्रभावशीलता सुनिश्चित करना। अगर आप देखें पारंपरिक रक्षा प्रणाली जहाँ पे प्रतिवार लागत बहुत ज़्यादा थी, वहीं अब इसके वजह से क्या हो सकती है, लागत प्रतिवार कम हो सकती है। तीसरा है सटीकता व शून्य कोलेटरल डैमेज। अगर आप देखें कोलेटरल डैमेज अगर आप देखेंगे कि जो अगर आप किसी लक्ष्य को साधते हैं और उसकी वजह से कुछ और नुकसान भी हो जाता है तो कोलेटरल डैमेज के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे अब कोलेटरल डैमेज कम होगा क्योंकि इसकी सटीकता बहुत अच्छी है। चौथा अब आप बात करें ड्रोन या यूएवी खतरों से सुरक्षा है। छोटे फुर्तीले ड्रोनों को पारंपरिक मिसाइल प्रणाली से रोकना कठिन होता है, जबकि ड्यू इनको बिना किसी मलबे या दुष्प्रभाव के निष्क्रिय कर सकता है। फिर चुनौतियाँ बात करें, ऊर्जा स्रोत संबंधी चुनौती है, भारत में तकनीकी विकास संबंधी चुनौती है क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में इसमें दीर्घकालीन निवेश की आवश्यकता होती है, अनुसंधान की आवश्यकता होती है, तो कहीं ना कहीं चुनौती है। साथ ही साथ विरोधी उपायों की संभावना, अगर आप देखें शत्रुओं से बचने के लिए परावर्तक कोटिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग्स जैसी रणनीति भी अपना सकते हैं। आप बात करें निर्देशित ऊर्जा हथियार भारत की वायु रक्षा रणनीति में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। इनकी तीव्रता हो, सटीकता हो या लागत प्रभावशीलता हो, विशेष रूप से ड्रोन या मिसाइल खतरों से निपटने के लिए इन्हें अत्यधिक उपयोगी बनाती हैं। यद्यपि ऊर्जा आवश्यकताएं, तकनीकी विकास, रणनीति प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियां मौजूद हैं, फिर भी निरंतर अनुसंधान निवेश के माध्यम से ड्यू भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को नई दिशा दे सकती है। अगला आर्टिकल बात करता है अगला जो प्रश्न है बात करेगा राज्य विधान में राष्ट्रपति की भूमिका को संचालित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा कीजिए। इस भूमिका के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। भारत के राष्ट्रपति को आप देखिए, यद्यपि एक औपचारिक संवैधानिक प्रमुख के रूप में देखा जाता है, परंतु राज्य विधान से संबंधित प्रक्रियाओं में उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। संविधान ने राष्ट्रपति को ऐसी शक्तियां प्रदान की हैं जो संघीय ढांचे की तुलना संतुलित बनाए रखने में सहायक होती हैं। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर राष्ट्रपति को दी गई सलाह इस भूमिका की वैधता, संवैधानिकता को परिभाषित करती है। यह परस्पर संबंध शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की व्याख्या को प्रभावित करता है। अब अगर आप देखें कि राज्य विधान के संबंध में जो राष्ट्रपति की भूमिका है अनुच्छेद 200 में दिखती है। अनुच्छेद 200 में अगर आप जानते हैं तो आपको पता है कि राज्यपाल क्या कर सकता है, राज्य विधानसभा द्वारा पास किए गए बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। अब राष्ट्रपति के पास अगर देखें वहाँ पर 3 विकल्प होते हैं। पहला वो स्वीकृति दे सकता है, दूसरा स्वीकृति रोक सकता है, तीसरा विधेयक को आरक्षित कर सकता है अगर कोई अगर आप देखें संघ के या देश के हित में हो। फिर अनुच्छेद 201 के तहत शक्तियाँ प्राप्त है आरक्षित विधेयकों पर निर्णय लेगा। यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया गया हो, राष्ट्रपति उसे स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति दे सकता है या राष्ट्रहित मामले में उसको प्रयोग कर सकता है। फिर अनुच्छेद 239A के संबंध में राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ हैं विधान में। अनुच्छेद 239A और अनुच्छेद 370 पूर्व में जम्मू कश्मीर में थी। इन प्रावधानों के अंतर्गत कुछ विशेष विधायी विषयों पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है, जो राज्यों की विधायी स्वायत्ता को सीमित करती है। फिर राज्यों की विधायी जो स्वायत्ता उसकी सीमित करने में राष्ट्रपति के पास 356 में भी शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, राज्य विधानसभा को निलंबित या भंग कर सकता है और विधायी कार्य स्वयं कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 167 में भी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अध्यादेश शक्ति, अगर राष्ट्रपति शासन लगाया तो वहाँ पे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके राज्य में कानून एक तरह से लागू कर सकता है। तो ये क्या है, ये जो शक्तियाँ हैं राज्य विधान में राष्ट्रपति की भूमिका की शक्तियाँ दिखाई देती हैं यहाँ पर। फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह का महत्व क्या है। अब अगर आप देखें तो विवेकाधीन शक्तियों को सीमित निर्धारित करना, अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो विवेकाधीन शक्ति हैं उनमें आप समय सीमा पर डिसीजन ले लें, अन्यथा जो विधायिका की जो कार्य प्रणाली है वह बाधित होती है। साथ ही सार्वभौमिक बाद में भी 1994 में कहा गया था
इस ऐतिहासिक निर्णय में न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग रोकने हेतु मापदंड निर्धारित किए थे और राष्ट्रपति को सलाह दी थी कि वे राजनीतिक पक्षपात से दूर रहकर निर्णय लें। तीसरा, न्यायिक निगरानी का रूप। सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि राष्ट्रपति के निर्णय संघीय ढांचे या राज्य की स्वायत्तता को नुकसान न पहुंचाएं। यह सलाहात्मक भूमिका कार्यप्रणाली पर न्यायिक संतुलन का उदाहरण है। साथ ही साथ अगर आप देखें, संघीय व राज्य शक्तियों के संतुलन का संरक्षण आवश्यक हो जाता है। विवादास्पद विधेयकों पर राष्ट्रपति के निर्णय से पहले न्यायालय की सलाह यह सुनिश्चित करती है कि संघीय व्यवस्था किसी पक्ष की प्रधानता ना हो। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पर प्रभाव। अब देखिए, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो बात करता है कि विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका तीनों के पास अलग अलग शक्तियां हैं, है ना, और तीनों का जो उपयोग है संघीय ढांचे को बेहतर बनाए रखने में किया जाना चाहिए। अब इसका प्रभाव अगर आप देखें, ये कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच परस्पर निर्भरता। राष्ट्रपति की विधायी भूमिका कार्यपालिका द्वारा विधायी प्रक्रिया में हस्तक्षेप को दर्शाती है। साथ ही न्यायालय की सलाह इसे नियंत्रित करती है, जिससे पूर्ण पृथक्करण के बजाय कार्यात्मक सहयोग उत्पन्न होता है। फिर न्यायिक सलाह बनाम कार्यपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका को सलाह देना शक्ति पृथक्करण के कड़े संस्करण को चुनौती देता है, परंतु संवैधानिक मर्यादा बनाए रखना तो आवश्यक है। फिर राज्य विधानमंडल की संप्रभुता में क्षरण। अनुच्छेद 200-201 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों को रोकना, अस्वीकार करना कभी कभी राज्य की विधायी संप्रभुता में हस्तक्षेप माना जाता है। फिर कार्यपालिका केंद्रीकरण प्रवृत्ति। अनुच्छेद 356 और राष्ट्रपति शासन में विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण या शक्ति पृथक्करण संघवाद दोनों के लिए चुनौती हो सकता है। न्यायिक निरंतर द्वारा संतुलन। न्यायालय की सलाह समीक्षा द्वारा सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रपति का निर्णय अनुचित, असंवैधानिक न हो। यह न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका पर सशक्त निर्णय का उदाहरण है। निष्कर्ष, संविधान में राष्ट्रपति की राज्य विधान भूमिका के लिए निर्धारित प्रावधान संघवाद और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन बनाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की सलाह इस भूमिका को संविधान सम्मत व विवेकपूर्ण बनाती है। यद्यपि शक्ति पृथक्करण सिद्धांतता स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करता है, परंतु भारत में यह व्यवहारिक रूप से परस्पर सहयोग, निगरानी की प्रणाली परिवर्तित हो गया है। अतः राष्ट्रपति की भूमिका और न्यायालय की सलाह दोनों मिलकर संघीय ढांचे की रक्षा करते हैं, साथ ही शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को संतुलित रूप से क्रियान्वित करते हैं। ये दोनों प्रश्न पर आपको उत्तर लिखना है ना, और प्रयास करना है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप उसको लिख पाएँ। ठीक है, तो आज के फिलहाल यहाँ पर चर्चा यहाँ पे समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं, तब तक के लिए